सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका इंडियन पॉलिटी की क्लास 3 में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप इस थर्ड क्लास पे आए हैं तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने क्लास 1 और 2 देखी होगी, जिसमें हमने प्रीएम्बल और मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन किया था और जो भी एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, उनको ऊपर भी हमने बातचीत करी थी। आज जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ उस वीडियो में मैं बताती हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा रहे हैं, ये CVT PG के अंदर कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हर लेक्चर में आप देखोगे मैं बताती ज़रूर हूँ। जैसे प्रीएम्बल के अंदर चीज़ें ऐड की गई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दिए गए हैं, कंसेप्ट्स का मीनिंग भी हमने समझा था जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना होगा, बट एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है उस पर भी मैं बातचीत करती हूँ इस लेक्चर्स के अंदर। प्लस ऐसे कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो जिनके पास ये पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके लिए भी क्लास होने वाली है। प्लस जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पढ़ना है, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। उनसे अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे CVT PG, स्पेशली मैं कह रही हूँ CVT PG के अंदर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। या तो आपको मैचिंग में दे दिया जाएगा या आपको अरेंज करना पड़ जाएगा, तो आ जाता है। इस वीडियो में हम ट्रिक से समझेंगे। आप बोलोगे कि इसमें क्या नया चीज़ है। स्केड्यूल्स तो कि 3600 वीडियो पड़ी हैं, आप यूट्यूब पर खोल के देख लो, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ट्रिक के साथ याद करने के लिए, तो आप ऐसे क्या बता दोगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ ये मैं ट्रिक से याद नहीं करवा रही हूँ, बल्कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये समझाने वाली हूँ कि भाई अगर हम स्केड्यूल 1 पढ़ रहे हैं तो स्केड्यूल 1 को निचोड़ देंगे अच्छे से। स्केड्यूल 1 से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। प्लस जो भी PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। हालांकि तो आप देखोगे कि स्केड्यूल सबसे पहले समझते हैं कि है क्या। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स गिवन हैं, पार्ट्स वाइज कई सारे आर्टिकल्स गिवन हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन पार्ट्स में नहीं है, आर्टिकल्स में नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, स्केड्यूल में ऐड की गई हैं। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, या आप कह सकते हो कि जब एनफोर्स हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे 8 स्केड्यूल्स थी। एट प्रेजेंट टाइम आप देखोगे कि 12 स्केड्यूल्स टोटल हमें देखने को मिलती हैं। ओके, सबसे पहली जो हम ट्रिक समझ लेते हैं, आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। अब ये जितने भी लेटर्स हैं ना, वो टोटल हैं 12, और उन 12 के थ्रू हम अपनी 12 स्केड्यूल्स को याद कर लेंगे। फर्स्ट स्केड्यूल आती है T। फर्स्ट स्केड्यूल जब भी मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में टीयर्स ऑफ ओल्ड PM चलना चाहिए। इमेजिन करो कि आप टीयर्स ऑफ ओल्ड PM सोच रहे हो। जब मैं कहती हूँ T, तो T इस पूरे के पूरे ये जो लाइन लिखी है इस पर फर्स्ट प्लेस पर आता है। तो फर्स्ट प्लेस पे आने का मतलब है T, यानी कि फर्स्ट स्केड्यूल। T जो है वो हमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है, यानी फर्स्ट स्केड्यूल जो है वो आर्टिकल 1 के अंदर इंक्लूड है, और इसके थ्रू हमें भारत के जो भी राज्य हैं या जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में पता चलता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो आप देखोगे कि जितने भी स्टेट्स के नाम हैं वो इंक्लूडेड हैं, जितने भी टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं उनके बारे में चीज़ें दी गई हैं। अब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इससे रिलेटेड कौन कौन से हुए हैं उनको देख लेते हैं। ये जो भी अमेंडमेंट है ना, आप देखोगे इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं, एक साथ याद करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए जो भी हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उन टॉपिक के साथ साथ जो जो अमेंडमेंट आ रहे हैं वो याद करते चले जाओ। एक दिन बैठोगे ना, आप सोचोगे मैं एक दिन बैठूंगी, एक दिन में मुझे सारे के सारे अमेंडमेंट याद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो जो टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट हुए ना, तो साथ साथ में पढ़ते रहो, या जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं ना वो पढ़ते रहो। ये इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने खुद भी अपनाया है। तो 7th अमेंडमेंट आता है सबसे पहले तो 1956, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। आप देखोगे कि 10th जो अमेंडमेंट था 1961 का, दादरा और जो नगर हवेली थी उनको बेसिकली क्या किया गया था, यूटी बनाया गया था। तो आप देखोगे कि दादरा नगर हवेली को दमन एंड दीव के साथ जो है वो मर्ज कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। जो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 था उसके थ्रू गोवा को यूटी बनाया गया था, प्लस दमन और जो दीव है ना उनको भी यूटी बनाया गया था। बट अब आप देखोगे कि गोवा तो क्या है, यूटी नहीं है, ठीक है, लेकिन दमन और दीव जो है वो अभी भी आप देखोगे कि एक यूटी है। इसके अलावा जो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1974, उसके थ्रू जो सिक्किम एसोसिएटेड स्टेट का जो दर्जा है वो सिक्किम को दिया गया था। इसके अलावा 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के थ्रू सिक्किम को एक स्टेट बना दिया गया। 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 के अंदर मिजोरम को स्टेटहुड दे दी गई थी, और 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 के थ्रू अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड दी गई थी। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट को कब स्टेटहुड जो है वो दी गई थी।
ठीक है। इसके अलावा 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 के थ्रू गोवा को स्टेटहुड मिल गई थी। आप देखोगे कि 12th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू गोवा को यूटी बनाया गया था, लेकिन 56th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके थ्रू गोवा को स्टेटहुड दे दी गई थी। और 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दिल्ली जो है, दिल्ली है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के थ्रू दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। की पॉइंट यही ध्यान रखना है आपको कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें स्टेट्स के जो भी नाम है, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में दिया गया है, और जो भी स्टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी वो भी मैंने आपको इसमें दे दिए हैं। सेकेंड आती है ई। तो सेकेंड नंबर पे जो हमारी अगली शेड्यूल आती है वो है ई से एमोल्यूमेंट्स यानी वेतन भत्ते। जो सेकंड शेड्यूल है उसमें सैलरीज अलाउंसेस के बारे में दिया गया है। किस किस की अलाउंसेस दी गई हैं? प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के जो भी चेयरमैन हैं, जजेस और कैग एंड अदर्स की जो है वो दी गई हैं। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, आप लोकसभा और राज्यसभा को इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी जजेस हैं, इनके बारे में दिया गया है। 26 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1971, इसके थ्रू आप देखोगे कि जो प्रीवी पर्स जो था उसको समाप्त कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, जो थर्ड शेड्यूल है उसमें ए यानी कि अफर्मेशन यानी शपथ। तो बेसिकली इसमें क्या है, शपथ दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके अंदर अफर्मेशन दिया गया है, लेकिन इसमें ना एक चीज़ है कि आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है। ये वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट है ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। आपको जो PDF मिलेगा टेलीग्राम पे तो उसमें हो जाएगी करेक्शन, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया और गवर्नर, ये 3 लोग जो होते हैं ना, इनकी अफर्मेशन जो है वो शेड्यूल 3 में नहीं दी गई है। बाकी जो भी मिनिस्टर्स हो गए, MLAs हो गए, और उन सब के बारे में, या जो कैग हो गया तो उन सब के जो है वो अफर्मेशन के बारे में इसमें दिया गया है। 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963, जिसके थ्रू क्या किया गया था, एडेड द कमिटमेंट टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर दिया गया था। तो वहाँ से आपको करेक्शन मिल जाएगी। फोर्थ जो शेड्यूल है वो आर से आप राज्यसभा याद कर सकते हो, TEAR। ठीक है, तो आर से आती है राज्यसभा। जो फोर्थ शेड्यूल है उसके अंदर बेसिकली अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ की राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी ना, वो दिया गया है कि यानी किस राज्य में, किस यूटी में कितनी सीट्स एलोकेट की जाएंगी राज्यसभा की, वो इसके अंदर जो है वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। जो शेड्यूल 5 है उसके अंदर बेसिकली शेड्यूल ऐसे ही है, तो ये शेड्यूल एरियाज़ और जो भी ट्राइब्स हैं ना उनसे रिलेटेड है। यानी जितने भी आप देखोगे कि पिछड़े एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वाले, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है टीयर्स हो गया, उसके बाद आता है ऑफ, ओ यानी कि अदर ट्राइबल एरियाज। अब आप बोलोगे इसमें और ऊपर वाली जो 5th शेड्यूल थी उसमें डिफरेंस क्या है, तो आप देखोगे कि जो 5th शेड्यूल है ना वो शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बात कर रही है, शेड्यूल एरियाज और जो भी शेड्यूल ट्राइब्स उनके बारे में बात कर रही है। जबकि जो शेड्यूल 6 है उसके अंदर जो अदर ट्राइबल एरियाज़ हैं, जिसको याद करने की भी एक ट्रिक है, और वो आता है ATM विदाउट मनी। A यानी आसम, T यानी त्रिपुरा, और M यानी कि मेघालय और मिजोरम। मणिपुर इसके अंदर नहीं आता है। ATM विदाउट मनी यानी कि विदाउट मणिपुर, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड जो है वो ये जो 5 आप देखोगे कि जो स्टेट्स दिए गए ना, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड है। जो शेड्यूल 7 है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, फेडरल पावर के बारे में बात की गई है। जैसे आप देखोगे कि जो 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिवीज़न किया गया है, जिसके थ्रू यूनियन, स्टेट और जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो बनाई गई है। ये अमेंडमेंट याद करना इंपॉर्टेंट है कि जो 42nd अमेंडमेंट है वो 1976, उसके थ्रू आप देखोगे कि 5 ऐसे विषय थे जिनको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया था, जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट और जो भी वेट एंड मेजर्स है, और जो भी वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स का जो प्रोटेक्शन है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड बात दी गई है। उसके बाद आता है टीयर्स ऑफ हो गया, उसके बाद आता है ओल्ड, ओ से आ जाता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं। इनिशियली आप देखोगे कि 15 थी, बट उसके बाद जो है वो इनमें इनको बढ़ाया गया है, और एट प्रेजेंट टाइम में 21 है टोटल। इनिशियली आप देखोगे कि 14 थी, बट उसके बाद इसमें इनको इंक्रीज़ किया गया है, और एट प्रेजेंट टाइम 22 है। ये अमेंडमेंट चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। 21st अमेंडमेंट जो है वो 1961, जिसके थ्रू सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ ये 1982 नहीं है, 1992 है।
जहाँ पे भी आप देखोगे कि थोड़ा बहुत आप देखोगे मिस्टेक हो जाता है, तो मैं जब भी ये पढ़ाती हूँ आपको तो मैं बता देती हूँ कि कहाँ पे आपको करेक्शन करने की नीड है। तो आप देख लेना, ये 1992 है। इसके थ्रू तीन भाषाएं जोड़ी गई थी। इसको आप याद कर सकते हो एक ट्रिक से, और वो है KMN, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के थ्रू जो है वो BDMS यानी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ट्रिक्स मैं बता रही हूँ आपको साथ साथ कि आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के थ्रू आप देखोगे कि जो उड़िया भाषा थी उसको ओडिया कर दी गई थी। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, जिसके थ्रू आप देखोगे कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1951 का, वो किया गया था, जिसके थ्रू 9th शेड्यूल जो है वो जोड़ी गई थी। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, जिसके थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1985 में, और 10th शेड्यूल जो है उसको ऐड ऑन किया गया था। हम 11th शेड्यूल पे, जो कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल जिसमें अमेंडमेंट जो है वो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में इसको ऐड किया गया था। इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं, और ये पंचायती सिस्टम से रिलेटेड जो है वो है। 11th शेड्यूल में आपको इतनी ही चीज़ें याद करनी है कि 11th शेड्यूल पंचायतों से रिलेटेड है, प्लस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अमेंडमेंट 1992 हुआ था उसके थ्रू उसको ऐड किया गया था, और 29 जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो पंचायत के इसके अंदर ऐड किए गए हैं 11th शेड्यूल के अंदर। इसी तरीके से 12th शेड्यूल है जो कि म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, और इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के थ्रू ऐड किया गया था, और इसके अंदर टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 18 हैं। बाकी जो भी चीज़ें दी गई हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर, टोटल 18 कौन कौन से विषय हैं, उनकी भी लिस्ट इसके अंदर मैंने प्रोवाइड करी है, तो वो आप उसको पढ़ सकते हो। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। प्लस कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। ये जो भी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ कंटिन्यू है, आपको वो पसंद आ रही है या नहीं, उस पर भी अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, और इसी तरह की अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।